हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार सेल्स क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड की परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आज से 5 दिन शेष हैं, इसलिए 2-3 टिप्स हैं, मैं उसे बताना चाहूँगा आपको। और साथ ही जो यूपी बोर्ड ने आप लोगों के लिए एक निर्देश दिए हैं, उसको भी मैं उनकी जो बारीकियाँ हैं और उन्होंने जो स्पष्ट निर्देश दिए हैं उसको भी मैं आपसे साझा करूँगा। तो सबसे पहले 2-3 जो महत्वपूर्ण टिप्स हैं उसको मैं ज़रूर आपसे साझा करना चाहूँगा। वो ये, पहली बात कि अब नया कुछ भी आप न पढ़ें, ठीक है। 5 दिन शेष हैं और नया कुछ भी न पढ़ें, बल्कि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं या फिर जो चीज़ आपने कहीं से भी पढ़ा है उसको आप रिवीजन करो, उसकी पुनरावृत्ति करो। जब भी आप प्रयास करो सुबह उठो और उसकी पुनरावृत्ति करो, नया कुछ भी ट्राई नहीं करो। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो मैंने 20 टॉपिक आपको बताए हैं इंटरमीडिएट बोर्ड के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत, तो वो 20 टॉपिक को आप पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं कि आगे नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें हैं उन्हीं की पुनरावृत्ति करो। बिल्कुल स्ट्रेस ना लो, कोई टेंशन ना लो, बिल्कुल आराम से परीक्षा हॉल में जाओ और आराम से उसको एग्ज़ाम को दो। बेस्ट ऑफ लक। और इसके साथ ही मैं जो कुछ यूपी बोर्ड की जो टिप्स हैं जो उन्होंने अपने साइट पे दिया है उसको मैं अभी आपके समक्ष रख रहा हूँ, उसे भी आप उसे देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार सेल्स क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूँ कि ये जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन आयोग ने आपके लिए कक्षा 12 के लिए एक आवश्यक निर्देश दिए हैं, महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि आप परीक्षा जब देने जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी हैं और किस रूप में उसकी तैयारी करनी है। तो ये बोर्ड के सुझाव हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उससे एक वीडियो बना दूं, क्योंकि बच्चे इसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसे देख सकते हो कि ये जो निर्देश हैं आवश्यक, इन पॉइंटों को हम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम इसी निर्देश का पालन करके बोर्ड की परीक्षा दें, ताकि जो हमारे हिंदी के एग्ज़ाम्स हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकें और अधिकाधिक अंक की प्राप्ति हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आए स्टूडेंट्स, आरंभ करें। जो हिंदी विषय की तैयारी हेतु जो महत्वपूर्ण सुझाव आयोग ने दिए हैं वो ये, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हिंदी विषय में अलग अलग खंड होते हैं, जैसे गद्य, पद्य, कथा साहित्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य, खंड काव्य और निबंध सम्मिलित है। तो ये जो हिंदी के हैं, सामान्य हिंदी के ये अलग अलग खंड हैं और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रतापूर्वक पुनरावृत्ति करें एवं विषय को रटने के स्थान पर भलीभांति समझ कर पढ़ें। तो इसके माध्यम से आयोग ने ये कहा कि जो हमारे हिंदी के अलग अलग खंड हैं, चाहे गद्य, पद्य, कथा साहित्य, संस्कृत खंड हैं, उनका जब भी हम अध्ययन करें तो एक उचित प्रबंधन करें। यानी उचित प्रबंधन का अर्थ ये कि हम जब पढ़ें तो उसको एक समय के अनुसार उसको बाँट दें कि हम 1 घंटा गद्य पढ़ेंगे, 1 घंटा पद्य पढ़ेंगे, आधा घंटा कथा पढ़ेंगे, संस्कृत आधा घंटा। तो ये कहने का एक उचित प्रबंधन करें और संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रतापूर्वक पुनरावृत्ति करें, क्योंकि मैंने कहा ही है कि स्टूडेंट्स अब समय नहीं रह गया कि आप उस पूरे पाठ्यक्रम को फिर से पढ़ो, उसकी पुनरावृत्ति करनी है। जो आपने पढ़ा है, जो सर ने पढ़ा है या जो हमने पढ़ा है, उसको आपकी पुनरावृत्ति करनी है, उसे आपको दोहराना है। और ये भी ध्यान रखना है कि विषय को रटना नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर भलीभांति समझ कर ही पढ़ना है और लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगला देखें। अगली बात जो आयोग ने कही है कि वो ये कि निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्वों जैसे रस, छंद, अलंकार को रेखांकित करें और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें, ठीक है स्टूडेंट। जब भी हम किसी काव्य का अध्ययन करें, किसी काव्य को पढ़ें, तो कविता में जो भी उनके काव्य सौंदर्य के आवश्यक तत्व हैं जैसे रस, छंद, अलंकार, तो उनको हम चिन्हित करें, उसको रेखांकित करें कि इस पद में, इस पद्यांश में ये अलंकार है, इस पद्यांश में ये रस है, इस पद्यांश में ये छंद है, और उसके साथ साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण का भी लगातार निरंतर अभ्यास करें। उससे होगा क्या कि परीक्षा में जब ये ऐसी बात आएगी तो हम काफ़ी बेहतर तरीके से परीक्षा को कर सकते हैं या उसके उत्तर दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें अगला देखें। अगले जो महत्वपूर्ण जो बातें आयोग ने बताई हैं वो ये कि गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें तथा सारांश, उद्देश्य एवं भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो गद्य में जो निर्धारित जो हमारे लेखक हैं उनकी रचनाओं को जब भी पढ़ें
तो जो भी उस अध्याय के मूल भाव हैं, यानी लेखक का जो मूल भाव है उस गद्यांश के माध्यम से, उस गद्य के माध्यम से उस भाव को हम जरूर समझने का प्रयास करें और उसके जो सारांश हैं, उद्देश्य हैं और भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें। जैसे अगर स्टूडेंट्स याद हो तो मैंने बताया कि आपको जो 20 टॉपिक पढ़ने हैं, मैंने एक वीडियोज़ भी बनाया, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना कि जो 20 टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, उस टॉपिक के अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आप परीक्षा में अधिकाधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो उन टॉपिकों में जो मैंने बताया कि जो गद्य महत्वपूर्ण है, जैसे राष्ट्र का स्वरूप मैंने बताया था, तो राष्ट्र का स्वरूप काफ़ी महत्वपूर्ण है, अशोक के फूल दो। तो राष्ट्र के स्वरूप को जब भी पढ़ें तो जो लेखक का जो मूल भाव है उसको ज़रूर समझें कि आखिर लेखक उस गद्य के माध्यम से कहना क्या चाहता है, उसके सार, उद्देश्य और भाषा शैली को अपने भाव में, अपने शब्दों में उसको एक रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें। आगे जो बोर्ड ने ये कहा कि संस्कृत खंड को पढ़ते समय अध्याय के कठिन शब्दों के अर्थ को कंठस्थ कर लें और अभ्यास करें। संधि, धातु रूप, शब्द रूप, विभक्ति, परिचय, समास इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भलीभांति समझ लें एवं एकाग्रता के साथ अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण और वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ न रहें या उनका अभाव रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि जब भी संस्कृत पढ़ें तो उसमें जो कठिन शब्द आपको मिल रहे हैं उनको कंठस्थ कर लें और निरंतर उसका अभ्यास करें। संस्कृत व्याकरण के जो खंड हैं जैसे संधि, धातु रूप, शब्द रूप, विभक्ति रूप, समास इत्यादि, उनके नियम और परिभाषा को भलीभांति समझ लें, यूँ एकाग्रता के साथ उसका निरंतर अभ्यास करें। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना आप कि ये जो समास है वो आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए है, हिंदी के बच्चों के लिए है। समान हिंदी यानी साइंस वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समास पढ़ना नहीं है, उनके लिए समास नहीं है, वो सिर्फ कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो ये अगर हम कर लेंगे तो प्रश्न पत्र में जब हल करेंगे तो व्याकरण और वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चले आगे देखें। आगे आयोग ने ये कहा कि शब्द रचना के तत्वों जैसे लोकोक्तियाँ और मुहावरे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन यानी वाक्यों में अशुद्धियाँ, तत्सम शब्द इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भलीभांति समझ लें एवं अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण वर्तनी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे एवं नए शब्द रचना और वाक्य गठन में सहायता मिले। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको चर्चा की थी कि ये व्याकरण खंड के जो विभिन्न रूप हैं उनके लिए अभ्यास ही एक महत्वपूर्ण साधन है। ये वो उसके विशेष रूप से आपको पढ़ाया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि लोकोक्ति मुहावरे को आप निरंतर अभ्यास करें, निरंतर किताब को देखें व्याकरण खंड को, तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक उसी रूप में शब्दों के सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द। तो कहने का अर्थ ये कि ये जो व्याकरण के खंड हैं इनको आप निरंतर लगातार अपने व्याकरण खंड से देखते रहें, उनका अभ्यास करें, और इससे होगा क्या कि जो व्याकरण संबंधी और वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं वो न्यूनतम होगी और उससे आपको अधिकाधिक नंबर मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, एक और जो महत्वपूर्ण निर्देश बोर्ड ने दिए हैं वो ये कि परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पत्र को निर्धारित समय में अंतर्गत पूरा करने का अभ्यास करें। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए स्पेशल मॉडल पेपर भी बनाया था और उसे आप अगर अभी तक नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हो। तो कहने का अर्थ ये कि उस मॉडल पेपर का अभ्यास करें और अन्य मॉडल पेपर अगर आपको मिल पाते हैं तो उस मॉडल पेपर को आप निर्धारित अवधि में पूरा करने का प्रयास करें, ताकि आप परीक्षा कक्ष में उसे बेहतर तरीके से और निर्धारित अवधि में करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ और निर्देश हैं, कुछ और सलाह हैं बोर्ड के कि आगे बोर्ड ये कहता है कि सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें और प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि प्रश्न पत्र आया नहीं कि बस उसका उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है ना। क्या करना है कि सर्वप्रथम जब भी पेपर मिले, प्रश्न पत्र मिले, तो उससे सबसे पहले जो आवश्यक उनके निर्देश हैं उनको हम अच्छी तरह पढ़ लें और समझ लें कि आखिर हमें करना क्या है, हमें किस रूप में उत्तर को लिखना है। ठीक है, तो आवश्यक निर्देश को सबसे पहले पढ़ें और उसको समझ लें, उसके बाद ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। अगला जो निर्देश है, सलाह है, वो ये कि वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक और स्पष्ट लिखें तथा प्रयास करें कि व्याकरण और वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ न हो। ठीक है स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखना है कि जब भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे आप, तो उसमें ध्यान रखें कि उत्तर आपके
फैक्ट परक यानी तथ्य परक हों और स्पष्ट हों, बिल्कुल साफ दिखें। और ये भी आप प्रयास करें कि उसमें व्याकरण और वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ हों वो न हों। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जो लेखक और कवि के जीवन परिचय से जो प्रश्न बनते हैं उसको हमें कैसे लिखना है। तो बोर्ड ने आवश्यक निर्देश दिए हैं कि लेखक और कवि के जीवन परिचय और जो साहित्यिक परिचय लिखोगे आप, तो एक फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो और उसी चार्ट के आधार पे आप लिख सकते हो। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र मान लो, अगर इनका जीवन परिचय आता है, इन्हें लिखना है, तो सबसे पहले जन्म, स्थान, माता पिता, भाषा, रचनाएँ और मृत्यु, ये टॉपिक आप लिख सकते हो एक जगह। और उसके बाद इस टॉपिक को आगे इनके बारे में ये लिख सकते हो, फिर उसके बाद उनके साहित्यिक परिचय के बारे में आप लिखो। ठीक है, तो ये बोर्ड ने बता दिया कि इस टॉपिक के आधार पे आप लिख सकते हो। आगे देखें, आगे बोर्ड ने ये कहा कि जब भी आप उत्तर लिखो तो उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखें तो उसकी शब्द सीमा को ये ध्यान रखें कि प्रश्न कितने अंकों का है, उसके अनुरूप। ये नहीं कि प्रश्न मान लीजिए 1 नंबर का है और हमने 4 पेज लिख दिया, तो 4 पेज लिखने का कोई अर्थ नहीं है। एक तो नंबर नहीं मिलेंगे और दूसरी बात 4 पेज लिखने में आपके समय की बर्बादी होगी, और समय की बर्बादी हुई तो वो दूसरे प्रश्न पे इफेक्ट करेगा, यानी दूसरा प्रश्न में समय कम पड़ेगा जिसे आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जितनी शब्द सीमा हो, जितने अंक के अनुसार शब्द सीमा हो को ध्यान में रख के ही लिखना है। ठीक है, आगे देखें कि पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व 1 से अधिक बार अवश्य पढ़ लें और प्रश्न को अच्छी तरह समझ लें, समझकर ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। ये गद्यांश और पद्यांश दोनों में आपको आना है कि ये गद्यांश पद्यांश में एक कुछ रेखांकित अंश मिलेगा फिर, और ये कहा जाए कि उसको उसकी व्याख्या करो। तो ये ध्यान रखना है कि जो पैराग्राफ आधारित प्रश्न होंगे उसको 1 बार नहीं बल्कि 2 बार ज़रूर आप पढ़ लो, ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, जो व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ उनके बारे में बार बार सलाह दी गई है बोर्ड द्वारा। ये कही गई है कि उत्तर जब भी आप लिखो तो व्याकरण के नियमों और विराम चिन्हों जैसे अल्पविराम, पूर्ण विराम इत्यादि को सावधानीपूर्वक पालन करें, यानी जब भी उनका प्रयोग करें तो निश्चित जगह पे जहाँ उचित हो वहीं पे करें, और ये नहीं कि जहाँ उनके प्रयोग हो वहाँ ना करो, जहाँ हैं वहाँ कर दो, सॉरी जहाँ हैं वहाँ ना करो, जहाँ नहीं है वहाँ कर दो। तो ये ध्यान रखनी है। आगे जो बोर्ड ने कुछ और महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं उसे हम देख सकते हैं कि बोर्ड ने ये कहा कि प्रश्न पत्र में दिए गए प्रार्थना पत्र को लिखते समय पत्र के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता एवं स्पष्टता के साथ संक्षिप्त शब्दों में लिखें। तो स्टूडेंट, इसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाया है पत्र लेखन पे, और मैंने एक पूरा वीडियोज़ है, उस वीडियो में मैंने ये बताया कि पत्र कैसे आप लिखोगे, उसके स्वरूप क्या हैं और किस रूप से आपको लिखना है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो स्टूडेंट आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि उस प्रार्थना पत्र को या उस पत्र लेखन को आप कैसे लिखोगे। ठीक है, चलें अगला देखें। अगला बोर्ड ये कहता है कि जब भी आप निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को विभाजित कर लेना चाहिए, जैसे प्रस्तावना, विषय विस्तार और उपसंहार इत्यादि। निबंध लिखते समय विचारों की क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय एवं शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें तथा विषय से इतर भटकाव की तरफ न जाएं। तो स्टूडेंट्स, निबंध पे भी मैंने एक वीडियोज़ बनाया है आपके लिए, और उस वीडियो को भी आप देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि निबंध कैसे लिखना है और किन किन प्रारूपों में लिखना है, जैसे प्रस्तावना, विषय विस्तार, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, आप जाके उसे देख लो, तो आप निबंध को कैसे लिखना है ये बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, अगला देखें। अगला है कि संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखें। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, संस्कृत से 2 तरीके के प्रश्न आते हैं, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। गद्यांश पद्यांश संस्कृत से दिए जाते हैं, उसके उत्तर लिखने उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, और गद्य पे और पद्यांश पे 2 ही आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हिंदी अनुवाद जब भी करें आप तो वो स्वच्छ, स्पष्ट और सुंदर अक्षरों में लिखें। ठीक है, और अंतिम और ये महत्वपूर्ण बात कि जब भी ये जो खंड काव्य से जो प्रश्न आते हैं उसके लिए आयोग ने ये कहा कि अपने जिले के निर्धारित खंड काव्य के ही प्रश्नों का उत्तर उस पुस्तिका में लिखें। कई बार होता क्या है कि स्टूडेंट्स ये समझ ही नहीं पाते कि हमें जो निर्धारित खंड काव्य है वो उसमें क्या लिखना है। कई बार बच्चे 2 या 3 खंड काव्य से उत्तर दे देते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि हर जनपद के अनुसार अलग अलग खंड काव्य निर्धारित हैं। अगर झांसी मंडल की बात करूँ तो झांसी मंडल में
सत्य की जीत खंड काव्य निर्धारित है, तो उसी से प्रश्न करने हैं। ये नहीं कि श्रवण कुमार कर ले, कोई सूतपुत्र कर ले। तो अलग अलग जो है गरुड़, तो ये अलग अलग खंड काव्य हैं, अलग अलग जनपद के लिए निर्धारित हैं। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना कि जो आपके जनपद के अनुसार जो निर्धारित खंड काव्य है उसी के प्रश्नों को आप उत्तर दें। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देख सकते हैं कि आज हमने परीक्षा के पूर्व जो आज 5 दिन शेष बचे हैं, तो उस तैयारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा, क्योंकि बोर्ड ने ये एक महत्वपूर्ण सुझाव जारी किया है कि इस सुझाव को अगर आप मानेंगे, सुझाव का पालन करेंगे, इस महत्वपूर्ण निर्देश का पालन करेंगे, तो आप निश्चित रूप से अधिकाधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।